इशू फ्रेम करना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ऑर्डर 14 के हिसाब से। ऑर्डर 14 सीपीसी कहता है कि दो तरह का इशू होगा, इशू ऑफ फैक्ट और इशू ऑफ लॉ। ये आप लोग सभी जानते हैं। अब इशू ऑफ फैक्ट बनेगा कैसे? अगर प्लेंटिफ ने प्लेट में कोई फैक्ट स्टेट किया है और उस फैक्ट को डिफेंडेंट स्पेसिफिकली डिनाई करता है, तब इशू होगा। इवैसिव डिनायल इज नो डिनायल। ऑर्डर 8 रूल 5 नोट कर लीजिए। ऑर्डर 8 रूल 5, इवैसिव डिनायल इज नो डिनायल। तो बहुत सा प्लीडिंग में देखिएगा ऐसे ही गलत है गलत है गलत है लिख देता है। दैट डज नॉट गिव राइज टू ए स्पेसिफिक इशू। जनरल इशू हो सकता है, तो इट मस्ट बी ए स्पेसिफिक, डिनाइल मस्ट बी ए स्पेसिफिक। अगर स्पेसिफिक डिनाइल है तो आपको इशू फ्रेम करना। तो जितना फैक्ट इन इशू है प्लेंट के हिसाब से और उसका डिनाइल है डब्ल्यूएस के हिसाब से, वो सब इशू ऑफ फैक्ट्स होगा। नंबर ऑफ इशू से घबराना नहीं कि 10 इशू भी हो सकता है, 20 इशू भी हो सकता है, जैसा केस है, और 2 इशू भी हो सकता है, 1 इशू भी हो सकता है। लेकिन कुछ इशू ऑर्नामेंटल है जो हर प्लीडिंग में डब्ल्यूएस में 10-12 तक आप देखेंगे ऑर्नामेंटल आता है। ये ट्रेडिशन बन गया है। इट इज ए आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग। अगर नहीं भी अप्लाई कर रहा है तो देखेंगे पहला में रहता है सूट नॉट मेंटेनेबल, दूसरा में रहता है कॉज ऑफ एक्शन, तीसरा में लिमिटेशन, चौथा में वेवर, स्टॉपेज, एक्विसेंस, उसके बाद ऑर्डर 2 रूल 2, रेस जुडिकेटा, नन जॉइंडर ऑफ पार्टी, कोर्ट फीस, 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सो एंड सो फोर्थ। इसी तरह से तो 8-10-12 जो रहता है ऑर्नामेंटल रहता है। अगर इनफैक्ट पता चलता है प्लीडिंग से तो वो 10 ऑर्नामेंटल पारा में अगर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट से पता चलता है तो 2 तो हर केस में रहेगा, मेंटेनेबिलिटी का और दूसरा कॉज ऑफ एक्शन का, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर लिमिटेशन का प्ली है और लिमिटेशन अपेरेंटली पता चलता है तो लिमिटेशन का बनेगा। तो लॉ का जहां पर है स्पेसिफिक, अगर रेस जुडिकेटा का है, प्लीडिंग है, स्पेसिफिक है, तो रेस जुडिकेटा का भी बनेगा। तो ये आप बाय एंड लार्ज अनुभव हो जाएगा। और इसीलिए ये ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू फ्रेम इशू। लेकिन ये प्रैक्टिस में कोर्ट के सुविधा के लिए है कि दोनों साइड के एडवोकेट लोग इशू सजेस्ट करते हैं। इसीलिए आप देखिएगा इन्हें लिखा रहा था इशू फ्रेम्ड ऑन बिहाफ द प्लेंटिफ, रखा था इशू सजेस्टेड ऑन बिहाफ द प्लेंटिफ। वो कोर्ट को सिर्फ सजेस्ट किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रपोज्ड इशू, और कोर्ट की ड्यूटी है टू फ्रेम इट। तो बहुत बार हमने देखा है, पता नहीं अभी का तो हमको करीब 30 साल या 35 साल से लोअर कोर्ट में कैसे काम लोग करते हैं और मुंसिफ और सब जज लोग, बहुत नज़दीक से देखने का तो मौका नहीं मिला है। लेकिन पहले देखते थे कि दोनों पार्टी का इशू देख लिया, हाँ पेशकार साहब दोनों को मिला के बना दीजिएगा। ये सब प्रैक्टिस को आप लोग को अभी से अवॉइड करना चाहिए। हालांकि कुछ स्टोनो या कुछ पेशकार जो है, जो पुराना और एक्सपीरियंस है, वो समझ सकता है, कर सकता है, बट इट इज़ नॉट प्रॉपर। अननेसेसरी इशू बनाना वो बुद्धिमानी नहीं। तो एक बार देख लीजिए, दोनों में बहुत सा क्लैश भी रहता है, और उस समय अगर आप दोनों एडवोकेट के सामने या दोनों पार्टी का सजेस्टेड इशू रख करके अगर आप कुछ क्वेरी करके आप बनाते हैं, देन एंड देयर उसी समय हो जाएगा। चार्ज बनाने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, इशू में तो और कुछ नहीं है, बहुत कम है। तो इशू अपने बनाना चाहिए, लॉ का मैंडेट भी अपने बनाना चाहिए, इसलिए कि आपको ऑर्डर शीट में भी लिखना पड़ेगा कि इशू हमने फ्रेम किया है, और इशू बनेगा उस पर आपका दस्तखत होगा। अब सवाल यह कि इशू कभी भी रिकास्ट हो सकता है, जजमेंट के दिन तक हो सकता है। इसलिए जहाँ तक हो सके जो इशू अपरेंट है फैक्ट और लॉ का, उसको बना देना चाहिए। और चूंकि ये फ्लेक्सिबल है, कभी भी उसमें एडिशन हो सकता है, तो बाद में जैसा सिचुएशन आएगा उसमें ऐड किया जा सकता है।
इस चक्कर में देखते हैं बहुत बार क्रिप्टिक टाइप का लिख देते हैं लोग, मेन इशू गायब हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अभी भी जो सिविल कोर्ट में लॉयर लोग प्लीडिंग्स दे रहे हैं, जो बाबा आदम से खिचड़िया लैंग्वेज है कचहरी का, न वो हिंदी है और न अंग्रेजी है, उसका जो वर्ड्स यूज किया गया है, टर्मिनोलॉजी सब फारसी है, अरबी है, टोन उर्दू का है और उसमें हिंदी अंग्रेजी संस्कृत भी मिला हुआ है। तो इसको समझना जो लिखते हैं उनके लिए भी दिक्कत है, और आप लोग को बहुत से आप लोग बताते हैं कि इसका माने क्या है। एक बार तो हम क्लास में तो पूरा 1.5-2 घंटा उसी टर्मिनोलॉजी को बताने में हमको लग गया कि हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं। तो उस पर ध्यान दीजिएगा। एक बार एक केस है, हम उदाहरण से समझाते हैं, हाजीपुर का मैटर था। सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल आया था, नहीं सूट आया था कि ये सो एंड सो इज नॉट दी वाइफ ऑफ सो एंड सो। पार्टीशन का सूट में चैलेंज हो गया था एक विडो का स्टेटस। अदर साइड ने कहा था, डिफेंडेंट ने, कि उनकी वाइफ नहीं है, और वही विडो जो है अपने हस्बैंड के शेयर के लिए वो पार्टीशन सूट लाई थी, और विडो के जो हस्बैंड के भाई और उनके लड़के लोग थे वो कंटेस्ट कर रहे थे। तो सिंपल सूट था पार्टीशन का, तो उसमें डिनायल था कि शी इज नॉट इंटाइटल्ड टू पार्टीशन। लेकिन इतना ने डॉक्यूमेंट बाद में आ गया, तो प्लेंटिफ के केस को देखा कि अब डिक्री हो जाएगा, तो डिफेंडेंट ने उसमें किया, नहीं वो फाइल नहीं, उल्टा बोल दी, जो चैलेंज करता वो लेडी है जो कोई डॉक्यूमेंट लिख दी थी, सेल डीड लिख दी थी, विडो ने सेल डीड लिख दिया था 2 या 3, उस सेल डीड को चैलेंज किया था। ये कहते हो कि शी इज नॉट दी वाइफ ऑफ सो एंड शी हैज नो राइट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। तो सेल डीड के डिक्लेरेशन मांगा गया था और उसके अलावा इंजंक्शन मांगा गया था, उसमें टाइटल वगैरह का डिक्लेरेशन मांगा था। तो कह रहा था कि तो फैमिली की है ही नहीं है, मेरा ही प्रॉपर्टी है। बाद में उसने अमेंड किया प्लेंट, तो सब प्लेंट उसी उर्दू लैंग्वेज में था, तो उसमें से कुछ फैक्ट अमेंड हुआ और एक रिलीफ अमेंड हुआ। वो रिलीफ जो अमेंडमेंट हुआ उसमें लिखा हुआ था, बवजूहात तजवीज हकीयत दखलदियाबी दिला दिया जाए। इसका माने आप लोग समझे कोई तब बताते हैं, आप लोग फिर से हम रिपीट करते हैं, बवजूहात तजवीज हकीयत दखलदियाबी दिला दिया जाए, दखलियाबी दिला दिया जाए। हाँ, इतना तो आप समझे, दखल कब्जा। आप बवजूहात हकीयत नहीं समझे। और जो वकील काम कर रहे थे और जो सब्जेक्ट बहुत इंटेलिजेंट थे, वो जजमेंट पूरा बहुत अच्छा जजमेंट किए। जजमेंट 25, 30 या 40 पेज का बहुत बढ़िया जजमेंट, वेल डिस्कस जजमेंट, और सब डॉक्यूमेंट और लॉ पर आधारित है। यहाँ तक कि उन लोगों ने फोर्स डॉक्यूमेंट बनाया था उसका डेथ का, उन्होंने डबल प्ली लिया था कि एक तो विडो नहीं है और दूसरा जो हमारे भाई थे वो अनमैरिड मर गए थे 37 के पहले। तो 37 के पहले आप लोग सभी जानते हैं कि विडो को कोई राइट नहीं था। तो 2 डबल उसने बीपन इस्तेमाल किया था प्लेंटिफ ने। इसलिए उस सब पर काफ़ी डिस्कशन के बाद ये पाया गया कि उसने जो डॉक्यूमेंट बनाया है डेथ सर्टिफिकेट वो फोर्ज है, तो उसके लिए फोर्जरी का 340 में इंक्वायरी हुआ। 340 आप सभी लोग जानते हैं ना, बोलिए 340 कहाँ से हम बोल रहे हैं? 340 सीआरपीसी, सीपीसी में भी सीआरपीसी घुसा हुआ है। अगर आपके यहाँ कोई ऑफेंस होगा किसी सूट के कंसर्निंग, तो 340 में आप पावर एक्सरसाइज करते हैं। वो चैप्टर का नाम है ऑफेंसेज अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। आपके प्रोसीडिंग के दौरान कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट फाइल करता है, कोई फॉल्स एफिडेविट देता है, या कोई फॉल्स गवाही देता है परजरी के लिए, फोर्जरी के लिए, इस तरह का करता है, कोई पजेस किए हो उसको यूज करता है फॉल्स डॉक्यूमेंट, तो इन प्रोसीडिंग
और इन कनेक्शन विद द प्रोसीडिंग, तो उसके लिए कोई कोर्ट डायरेक्ट कॉन्वेंस नहीं ले सकता है, वो डायरेक्ट कॉम्प्लेंट नहीं हो सकता है, डायरेक्ट एफआईआर नहीं हो सकता है। द कोर्ट विल होल्ड एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 340, और तब कोर्ट जो है कॉम्प्लेंट देगा, चाहे आप सब जज रहिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट जज रहिए, चाहे आप हाई कोर्ट जज रहिए, सबको उसमें इंक्वायरी होल्ड करना है। और सीजीएम जो कंसर्न कोर्ट है, टेकिंग कॉग्निजेंस, जिस थाने का उस सब एरिया के हिसाब से, उसके यहाँ वो लेटर के फॉर्म में या कंप्लेंट के फॉर्म में जाएगा, उसके आधार पर वो ऑफिशियल कंप्लेंट ट्रीट होता है। उसमें उसने, वो ऑफिसर इतना तेज था कि उसने कंप्लेंट फाइल कर दिया, कंप्लेंट में उन लोग को जेल जाना पड़ा, साल भर की, 1.5 साल की, 6 महीना के बाद उन लोग को हाई कोर्ट से बहुत मुश्किल से बेल हुआ, एंड दे आर स्टिल फेसिंग ट्रायल। लेकिन अपील में क्या हुआ कि पहला पॉइंट रेज किया गया अपलेंट के तरफ से कि मेन इशू वाज नॉट फ्रेम, दैट इशू इज डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड रिकवरी ऑफ पोजेशन। क्योंकि जो खरीदा था वो विडो सही थी, उसका कब्जा भी सही था, जो खरीदा वो 4-5 व्यक्ति मिल के खरीदा था और गांव का ही था, वो लोग का कब्जा भी था, तो इसलिए उसको रिकवरी ऑफ पोजेशन लेना जरूरी था। लेकिन सब जज साहब जिन्होंने फैसला किया, उस लाइन को उन्होंने समझा ही नहीं, और डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड रिकवरी ऑफ पोजेशन का इशू ही उन्होंने नहीं बनाया, और अपील में दिस वाज द ग्राउंड ऑफ अटैक। अब जहाँ का मैटर था वहाँ पर जो भी एडवोकेट थे, हाउ इट शुड बी आंसर्ड ये समझ में आया था, तो मामला मेरे पास आया। हम भी थोड़ा उसको शुरू में समझे कि ज़रा डिफ़िकल्ट है, फिर गौर से उसको पढ़े, लेकिन कुछ टाइम लिए। जब हम ओपिनियन दिए तो बोले कि नहीं, इसमें आपको बहस करने के लिए चलना पड़ेगा। तो किसी जज के ही कनेक्शन का आदमी था, तो हम उसके वजह से गए थे बहस करने एडीजे कोर्ट में। तो मेरा जवाब यही था कि ये ठीक है कि इशू फ्रेम नहीं हुआ, इशू फ्रेम होना चाहिए था। कोर्ट उस लैंग्वेज को समझा ही नहीं कि क्या ही लिखा गया, इसलिए नेचुरली ओवरलुक कर गया। कोई इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनल इनएडवर्टेंस है। फिर भी लॉ के अंदर डिफेक्ट है, एंड द जजमेंट कैन बी सेट असाइड ऑन दिस ग्राउंड अलोन। इसलिए इशू का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। An issue which ought to have been framed but has not been framed, it is a vital defect in your judgment, and the judgment can be upset on this ground. इसलिए be aware of issue। देखिए, अगर जैसे क्रिमिनल ट्रायल का बहुत दिन आपको अनुभव हो गया, क्रिमिनल ट्रायल में अगर चार्ज आपका हर बार देखते हैं आपको, whether the prosecution has been able to prove the guilt of the accused as per charge framed against him, or whether the plaintiff has bring the charges proved, brought the charges proved, और bring home the charges, जिस तरह से उसको समझिए कि चार्ज जो है वो प्रूव हुआ कि नहीं। तो इसलिए चार्ज में डिफिकल्टी नहीं हो। जब गॉड ने किताब लिखा तो उसमें कैसे चार्ज फ्रेम होता है सबका नमूना बना दिया कि ऐसे फ्रेम करना चाहिए। अगर वो चार्ज फ्रेम में अगर आपका एक इंग्रेडिएंट ऑफेंस का नहीं रहा तो पूरा विसिएट कर जाएगा। तो इस तरह से टेक्निकलिटी ऑफ लॉ में इशू का भी आता है, तो इशू पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वो जजमेंट इसलिए बच सका कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट था जिसके आधार पर हमने आर्गुमेंट किया था कि अगर कोई इशू नहीं फ्रेम हुआ है बट दैट क्वेश्चन हैज बीन डेल्ट विथ बाय द कोर्ट and both parties were aware of that question and both parties contested the matter on that issue and laid evidence on their behalf, then this omission will not vitiate the judgment. उसी के आधार पर जान बचा मेरे क्लाइंट का, और वो जजमेंट ऑफ सब जज was upheld by the ADJ. Now it is a concurrent finding of fact. तो हाई कोर्ट में कुछ नहीं होगा क्योंकि कंकरेंट फाइंडिंग ऑफ फैक्ट हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होता है, और सेकेंड अपील में हाई कोर्ट उसी को देख सकता है जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जिसमें इन्वॉल्व हो। ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, इसलिए वो इंटायर अलग एरिया है
सेक्शन 100 CPC। इस स्टेज में आपको ही ध्यान देना है। इशू के कंटेक्स्ट में यह ध्यान देना है कि प्लीडिंग्स के हिसाब से इशू रहना चाहिए, और जहां पर वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, उर्दू में लिखा हुआ है, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। जो एडवोकेट अपीयर करते हैं उनसे पूछिए। आज के तारीख में अगर 20-25 साल के प्रैक्टिशनर हैं और जो लिखते आ रहे हैं, तो आधा वर्ड तो वो बता सकते हैं, आधा वही जो लिखते आ रहे हैं अंदाज से बताएंगे, एक्यूरेट वो लोग भी नहीं आते। कहा कि बहुत बार आते हैं लोग